हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में पाचन की कार्यकी में हमने पिछले लेक्चर के अंदर छोटी आंत की संरचना का अध्ययन किया था। छोटी आंत के दो भाग हम पढ़ चुके हैं। पहला भाग था ड्यूडेनम, दूसरा भाग था जेजुनम। इन दो के बारे में हमने पिछले कल के लेक्चर के अंदर स्टडी किया है। आज हम जो छोटी आंत का तीसरा भाग है, थर्ड पार्ट है इलियम, उसकी संरचना का अध्ययन करेंगे कि उसकी क्या विशेषता है और छोटी आंत की औतिकी क्या है, हिस्टोलॉजी किस प्रकार की छोटी आंत में पाई जा रही है, उसका हम आज के लेक्चर के अंदर अध्ययन करेंगे। अब इलियम पार्ट मैंने बताया था, सबसे पहला पार्ट तो ड्यूडेनम। उनकी शॉर्ट ट्रिक कल बताई थी, डी, जे और आई। शॉर्ट में इन्हें हम क्या बोल सकते हैं याद रखने के लिए, डी, जे, आई। डी का मतलब ड्यूडेनम, जे जेजुनम, थर्ड पार्ट कौन सा है, इलियम। इलियम में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो इलियम पार्ट है, इलियम जो स्ट्रक्चर है, जैसे वैसे बनाया ये ड्यूडेनम वाला हिस्सा, ये ड्यूडेनम वाला पार्ट। ड्यूडेनम के बाद ये ड्यूडेनम है, ये जेजुनम है और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, इलियम। दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं यहाँ तक। ड्यूडेनम पढ़ चुके हैं, सेकंड जेजुनम के बारे में कल पढ़ चुके हैं। इलियम जो स्ट्रक्चर है, सबसे फर्स्ट पॉइंट, इसकी जो लेंथ होती है या लंबाई होती है 3.4 मीटर के लगभग होगी। लगभग इसकी लंबाई 3.4 मीटर पाई जाती है। 3.4 मीटर है, इसका मीनिंग है ये छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है, क्योंकि ड्यूडेनम की बताई थी 25 सेंटीमीटर की लेंथ होती है ड्यूडेनम की, जेजुनम की लगभग 2.4 के करीब होती है और इसकी 3.4 पाई जाती है। तो 3.4 मीटर है, यानी इलियम छोटी आंत का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ऊपर की ओर जेजुनम से जुड़ा होगा, नीचे की ओर इसका जो लास्ट सिरा है बड़ी आंत के, जैसे बड़ी आंत वाला पार्ट है, बड़ी आंत के कौन से भाग से जुड़ा होता है, सीकम भाग से। इसका ये वाला सिरा तो किससे जुड़ा है, जेजुनम से। ये वाला जो सिरा दिखाई दे रहा है ये किससे जुड़ा हुआ है, सीकम से। तो ऊपर की ओर पहला तो ये ऊपर की ओर किससे जुड़ा है, जेजुनम पार्ट से। वह नीचे की ओर या आगे की ओर ये किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, बड़ी आंत के सीकम भाग से। बड़ी आंत में जो सीकम भाग पाया जाता है, उस सीकम पार्ट से या सीकम भाग से यह जुड़ा हुआ पाया जाएगा। तो सीकम पार्ट से ये जुड़ा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, जेजुनम की तुलना में यह कम संवहनी होता है। जेजुनम में हमें पढ़ा था कि संवहनी है। संवहनी क्यों है, उसका कारण क्या बताया था कि उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में पदार्थ को अवशोषित किया जाता है, भोज्य पदार्थ का अवशोषण किया जाता है, इसलिए वो संवहनी है सबसे ज़्यादा। तो इलियम जो है जेजुनम के कंपैरिजन में क्या होगा, कम संवहनी होगा। तो जेजुनम की तुलना में कम संवहनी होता है। जेजुनम की तुलना में ये कैसा होगा, कम संवहनी होगा। यानी जितनी मात्रा में जेजुनम में अवशोषण होता है उतनी मात्रा में यहाँ पर अवशोषण नहीं होगा। और जेजुनम से क्या होता है, ये पतला होता है। जेजुनम वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा थोड़ा मोटा होगा, जबकि ये जो इलियम वाला हिस्सा जहाँ से स्टार्ट होगा, ये हिस्सा कैसा पाया जाता है, पतला हिस्सा इसमें पाया जाएगा। इसके बाद जो इलियम है, इलियम जो शब्द है, वो इलियम जो वर्ड है, उस इलियम वर्ड का मतलब होता है ट्विस्टेड या मुड़ा हुआ। यानी ये मुड़ा हुआ किसका मीनिंग है, जो इलियम हमने नाम लिखा है इलियम का।
यानी ये ट्विस्टेड फॉर्म में होता है, यानी छोटी आंत को देखेंगे तो इस तरह से घुमा हुआ पाया जाएगा, ट्विस्टेड फॉर्म में होता है, मुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है, इलियम नाम इसे दिया गया है, इलियम के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये तीनों पार्ट है, पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। अब ये इलियम वाला हिस्सा जब सीकम के साथ जुड़ा होगा तो यहाँ पर भी एक बॉल्ब पाया जाता है। इलियम वाला हिस्सा सीकम से जिस स्थान पर जुड़ रहा है वहाँ पर एक बॉल्ब उपस्थित होगा। इस बॉल्ब को बोला जाता है इलियोसिकल बॉल्ब। इलियोसिकल बॉल्ब के नाम से इसे जाना जाता है। और ये बॉल्ब काम क्या करेगा, जो इलियोसिकल बॉल्ब है यह छोटी आंत से बड़ी आंत में जो पदार्थ जाते हैं उन पदार्थों के परिवहन को, आवागमन को नियंत्रित करने का काम करता है, यानी एक तरह से कंट्रोल करने का काम करेगा। जो इलियम वाले भाग से जो पदार्थ जाएगा, भोज्य पदार्थ के जो कण जाएंगे, वो पदार्थों को नियंत्रित करने का काम इस इलियोसिकल बॉल्ब के द्वारा किया जाता है। इलियोसिकल बॉल्ब इसके आवागमन को कंट्रोल करने का काम करता है। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है, जो इलियम है, इलियम व सीकम के बीच कौन सा बॉल्ब प्रेजेंट है, इलियोसिकल बॉल्ब पाया जाता है। इलियोसिकल बॉल्ब उपस्थित होगा। दिख रहा है यहाँ पर हमें, इलियम वाला पार्ट है, सीकम वाला पार्ट है, इन दोनों के बीच जो बॉल्ब पाया जा रहा है उसे किस नाम से जाना जाता है, इलियोसिकल बॉल्ब के नाम से उसे जाना जाता है। तो तीनों पार्ट्स हो चुके हैं छोटी आंत के, एक ड्यूडेनम है, एक जेजुनम है, और तीसरे पार्ट का नाम क्या है, इलियम पार्ट इसके अंदर पाया जा रहा है। अब इसके बाद जो ड्यूडेनम वाला भाग है, ड्यूडेनम वाले भाग की हम आगे स्टडी करें। जैसे ड्यूडेनम वाला पार्ट हमने बताया था सी आकार की स्ट्रक्चर है, यानी ये ड्यूडेनम वाला पार्ट है। कल हमने पढ़ा था सी आकार की संरचना है। इस ड्यूडेनम वाले पार्ट के अंदर जो एक खाली जगह पाई जा रही है, इस खाली जगह में पैनक्रियाज या कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, अग्नाशय ग्रंथि पाई जाएगी। ये जो खाली स्थान है सी वाले हिस्से में, तो यहाँ पर कौन सी ग्लैंड या ग्रंथि प्रेजेंट होती है, अग्नाशय ग्रंथि यहाँ पर उपस्थित होगी। अग्नाशय ग्रंथि का जो शीर्ष भाग है वो किस स्थान पर फिट होता है, किस स्थान पर जुड़ा रहेगा, ड्यूडेनम वाला जो हिस्सा है उसमें जो गैप पाया जा रहा है उसमें ये अग्नाशय ग्रंथि का सिर वाला हिस्सा इसके अंदर प्रेजेंट होगा, सिर वाला हिस्सा इसके अंदर उपस्थित होता है। अब ये जहाँ पर प्रेजेंट है, अग्नाशय ग्रंथि इस तरह से उपस्थित है, तो इस जगह पर, इस वाले पार्ट में यहाँ पर इस स्थान पर एक उभार पाया जाता है। एक उभार इस जगह पर ड्यूडेनम वाले पार्ट के अंदर उपस्थित होगा, और जो उभार ये पाया जा रहा है, इस उभार को एम्पुला ऑफ बैटर कहते हैं। एम्पुला ऑफ बैटर के नाम से इसे जाना जाता है। एम्पुला ऑफ बैटर के नाम से इस उभार को जाना जाता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि एम्पुला ऑफ बैटर का वर्क क्या होता है, क्या काम इसके द्वारा किया जाएगा। इसकी स्ट्रक्चर को और हमें समझना है तो ये ड्यूडेनम वाला हिस्सा, ये ड्यूडेनम वाला पार्ट, इसमें पैनक्रियाज जो ग्लैंड है, अग्नाशय जो ग्रंथि है वो पाई जा रही है, ये अग्नाशय ग्रंथि हो गई। यहाँ पर एम्पुला ऑफ बैटर प्रेजेंट है, इस जगह पर इस तरह का एम्पुला ऑफ बैटर जो है वो प्रेजेंट होता है। ये जो भाग हमने बनाया है, इस भाग को किस नाम से जाना जाता है, एम्पुला ऑफ बैटर।
एम्पुला ऑफ बैटर में क्या होता है, सबसे पहले तो एम्पुला ऑफ बैटर के अंदर एक अग्नाशय से निकलने वाली जो नलिका है, ये अग्नाशय से निकलने वाली नलिका है। एक इसके ऊपर जो ये वाला ड्यूडेनम वाला भाग है, इसके ऊपर की तरफ लीवर से निकलने वाली नलिकाएं आती है। जैसे ये वाला जो पार्ट यहाँ से ऊपर से लीवर से निकलने वाली नलिका आएगी। ये दोनों नलिकाएं यहाँ पर मिल जाएगी, दोनों नलिकाएं आपस में इस स्थान पर मिल जाती है, आपस में इस पोजीशन पर ये मिलेगी और हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट बनाती है। इसके द्वारा किसका फॉर्मेशन किया जाता है, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट का। और हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट इस एम्पुला वाले भाग के अंदर ओपन हो जाती है। हेपेटो जो पैनक्रियाटिक डक्ट है वो इस भाग के अंदर ओपन होगी, इस भाग के अंदर ये खुल जाती है। तो सिंपल सा ध्यान ये रखना है, इस जगह पर एक तो अग्नाशय से निकलने वाली नलिका आ रही है जिसे हम पैनक्रियाटिक नलिका कहते हैं। इस नलिका को बोला जाता है पैनक्रियाटिक नलिका। ये जो ऊपर से आ रही है ये नलिका, इस नलिका को बोला जाता है कॉमन वाइल डक्ट या सामान्य पित्त वाहिनी, सामान्य पित्त वाहिनी या कॉमन वाइल डक्ट के नाम से इसे जाना जाता है। ये दोनों नलिकाएं इस जगह पर मिली, इन दोनों के मिलने से जो नलिका बनेगी, ये जो नलिका हमें पार्ट ये दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो पैनक्रियाटिक नलिका। तो हेपेटो पैनक्रियाटिक नलिका किस स्थान पर जुड़ती है, एम्पुला ऑफ बैटर जो स्थान है उस स्थान पर ये जुड़ेगी। अब सामान्य पित्त वाहिनी का काम क्या है, जो बाइल बनेगा लीवर के अंदर, जो बाइल या हिंदी में बोले पित्त बनता है, उस पित्त को ये लेकर आती है। पैनक्रियाटिक नलिका का काम क्या है, अग्नाशय के अंदर जो पदार्थ बनेंगे, जो तरल पदार्थ बनेगा उसको लेकर आएगी। दोनों आपस में जुड़ी, सामान्य पित्त वाहिनी और पैनक्रियाटिक नलिका, दोनों के आपस में जुड़ने से कौन सी नलिका बनी, हेपेटो पैनक्रियाटिक नलिका। और ये हेपेटो पैनक्रियाटिक नलिका एम्पुला ऑफ बैटर वाले भाग पर जुड़ी रहती है। और इसी स्थान पर जहाँ पर एम्पुला ऑफ बैटर पर ये जुड़ी हुई है ये स्ट्रक्चर, वहाँ पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है। स्फिंक्टर या वॉल्व यहाँ पर उपस्थित होगा और इस स्फिंक्टर या वॉल्व को ओडी की अवरोधनी कहते हैं। ये जो वॉल्व यहाँ पर पाया जा रहा है इसे किस नाम से जाना जाता है, ये जो वॉल्व प्रेजेंट है एम्पुला ऑफ बैटर में, जहाँ हेपेटो पैनक्रियाटिक नलिका जुड़ रही है, वहाँ पर जो वॉल्व उपस्थित होगा उस वॉल्व को ओडी की अवरोधनी के नाम से जाना जाता है। अब ये वॉल्व क्यों पाया जा रहा है, उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि वॉल्व इसलिए उपस्थित है क्योंकि यदि ये वॉल्व उपस्थित नहीं होता तो क्या होता, अग्नाशय से जो आ रहे हैं जूस वगैरह एंजाइम वगैरह वो ड्यूडेनम में लगातार आते रहते, ऊपर जो सामान्य पित्त वाहिनी से जो आ रहा है बाइल या जूस वो लगातार ड्यूडेनम में आता रहता। भोजन उपस्थित हो या नहीं हो ड्यूडेनम में, इनमें इनके स्त्रवण, इन नलिकाओं के स्त्रवण इसके अंदर आकर मिलते रहते। तो भोजन की उपस्थिति में ही इन नलिकाओं के स्त्रवण आए, इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी अवरोधनी या वॉल्व इसके अंदर पाया जाता है, ओडी की अवरोधनी या वॉल्व इसके अंदर उपस्थित होगा, जो इन नलिकाओं या हेपेटो पैनक्रियाटिक नलिका जो है इसके सिक्रेशन या स्त्रवण को नियंत्रित करता है। जब भोजन आएगा ड्यूडेनम में तब ये वॉल्व ओपन हो जाता है और इनमें से स्त्रवण भोजन के अंदर मिल जाते हैं। भोजन जब नहीं आ रहा है तो फिर क्या करता है, ये वॉल्व बंद रहेगा, जिससे इन जो नलिका सामान्य पित्त वाहिनी पैनक्रियाटिक नलिका या हेपेटो पैनक्रियाटिक नलिका के जो स्त्रवण है वो भोजन जो खाली ड्यूडेनम है उसके अंदर नहीं जा पाते हैं। तो सिंपल सा ध्यान ये रखना है, ड्यूडेनम वाला भाग है सी आकार कायाकल्प पड़ा है, इसमें अग्नाशय ग्रंथि का सिर जुड़ा हुआ है। यहीं पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे एम्पुला ऑफ बैटर के नाम से जाना जाता है।
एम्पुला ऑफ बेटर में कौन सी नलिका जुड़ी हुई है? हिपैटोपैनक्रियाटिक नलिका। हिपैटोपैनक्रियाटिक नलिका किनसे बनी है? अग्नाशयी नलिका या पैनक्रियाटिक नलिका और सामान्य पित्त वाहिनी के मिलने से। सामान्य पित्त वाहिनी से यहाँ पर पित्त आएगा, पैनक्रियाटिक नलिका या अग्नाशयी नलिका से अग्नाशयी रस आता है। और इन सब के जो ये नलिकाओं के स्त्रवण हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए एम्पुला ऑफ बेटर, ये एम्पुला ऑफ बेटर पर एक स्फिंक्टर या बॉल्व मिलता है। उस स्फिंक्टर या बॉल्व को ओडी की अवरोधनी के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर हमारी कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट ड्यूडोनम, सेकंड जेजुनम और थर्ड छोटी आंत का भाग कौन सा होता है? इलियम। अब इसके बाद जो हमें नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक पढ़ना है, जो आहार, जो छोटी आंत है उसकी हिस्टोलॉजी के बारे में हमें स्टडी करना है। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी इसमें छोटी आंत की औतिकी। छोटी आंत की औतिकी, हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत के अंदर किस किस प्रकार की स्ट्रक्चर, किस किस प्रकार की संरचनाएं प्रेजेंट है। अब छोटी आंत की औतिकी के अंदर सबसे पहला पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि जो छोटी आंत है उसमें ड्यूडोनम वाला जो पार्ट है, या अभी हमने पढ़ा DJI पहला पार्ट है इसका ड्यूडोनम। तो ड्यूडोनम वाले पार्ट के अंदर म्यूकोसा परत पाई जाती है। आहार नाल की औतिकी के अंदर हमने पढ़ा था सबसे आंतरिक परत है म्यूकोसा। तो छोटी आंत के अंदर जो ड्यूडोनम वाला पार्ट है, ड्यूडोनम वाले पार्ट में कौन सी परत? म्यूकोसा लेयर, जो सबसे आंतरिक परत होती है, उस म्यूकोसा परत में विशेष प्रकार की ग्रंथियां उपस्थित होती है। उन विशेष प्रकार की ग्रंथियों को ब्रूनर की ग्रंथियां, ब्रूनर ग्रंथियां या ड्यूडोनल ग्रंथियां कहते हैं। ड्यूडोनल ग्रंथियां कहते हैं, यानी ये इसका मीनिंग ये है, ड्यूडोनम वाला जो हिस्सा है उसमें म्यूकोसा लेयर है। म्यूकोसा परत के अंदर विशेष ग्रंथियां पाई जा रही है, ब्रूनर ग्रंथियां या ड्यूडोनल ग्रंथियां। ये ब्रूनर ग्रंथियां क्या करती है? इनके द्वारा एल्केलाइन म्यूकस का या श्लेष्मा का स्त्रवण किया जाता है। यानी ब्रूनर ग्रंथियां या ड्यूडोनल ग्रंथियां एल्केलाइन म्यूकस का सिक्रेशन करती है, स्त्रवण करती है। एल्केलाइन का मतलब है क्षारीय श्लेष्मा का स्त्रवण इनके द्वारा किया जाता है। क्षारीय श्लेष्मा का स्त्रवण करेगी। क्यों स्त्रावित कर रही है? क्योंकि हमें पता है जब ड्यूडोनम वाले भाग के अंदर भोजन आता है आमाशय से, तो उसके अंदर क्या मिला हुआ है? एसिड मिला हुआ है। अम्लीय जो है उसके अंदर HCl मिला हुआ है। तो उस अम्लीय भोजन को हमने नाम दिया था काइम। जब आमाशय के अंदर जब भोजन पच जाता है, उसके अंदर अम्लीय रस मिला दिया जाता है, जठर रस, एसिड मिला दिया जाता है, उसको बोला जाता है काइम। तो काइम के अंदर क्या है? HCl है। उस HCl के प्रभाव से ड्यूडोनम के अंदर, ड्यूडोनम की परतों में नुकसान नहीं हो, उस HCl के प्रभाव से बचाने के लिए इन ग्रंथियों के द्वारा एल्केलाइन म्यूकस स्त्रावित होगा। और ये एल्केलाइन म्यूकस जो एसिडिक काइम है, अम्लीय जो काइम है, उसको उदासीन करने का काम करता है। यानी जो अम्लीय काइम है, उस अम्लीय काइम को उदासीन करने का काम इस एल्केलाइन म्यूकस या एल्केलाइन श्लेष्मा के द्वारा किया जाता है। सेकंड पॉइंट, जो छोटी आंत के अंदर, पूरी छोटी आंत में म्यूकोसा और सब म्यूकोसा, इन परतों के बारे में हम आहार नाल की औतिकी में पढ़ चुके हैं। एक म्यूकोसा और दूसरी कौन सी परत है? सब म्यूकोसा। तो पूरी की पूरी छोटी आंत में म्यूकोसा और सब म्यूकोसा परत में कुछ बलन पाए जाते हैं, जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था। कल गोलाकार बलन, अनुलंब बलन जो है उसके अंदर उपस्थित है। इन बलनों को क्रैकरिंग के बलन कहते हैं। ये जो बलन इसके अंदर पाए जा रहे हैं, इन बलनों को किस नाम से जाना जाता है? क्रैकरिंग के बलन।
कल जब हमने पढ़ा था तो बताया था कि ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर इस तरह से फॉल्ट पाए जाते हैं, इस तरह के फॉल्ट, जैसे ड्यूडोनम में हम देखें तो इस तरह के फॉल्ट पाए जा रहे हैं। तो इस तरह के जो फॉल्ट है पूरी की पूरी छोटी आंत के अंदर उपस्थित है, ड्यूडोनम में है, जेजुनम में है और इलियम में है। इन बलनों को क्रैकरिंग के बलन बोलते हैं, म्यूकोसा में उपस्थित है और किस परत के अंदर उपस्थित है, सब म्यूकोसा परत के अंदर ये उपस्थित है। क्यों पाए जा रहे हैं, इनके कारण क्या होता है, पहला तो क्रैकरिंग के बलन के कारण छोटी आंत का जो अवशोषण भाग है, अवशोषित करने वाला भाग है, वो बढ़ जाता है। दूसरा, इन क्रैकरिंग बलन के ऊपर ही, ये जो क्रैकरिंग के बलन है इस पर क्या पाई जाती है, स्ट्रक्चर बिलाई, और बिलाई के ऊपर क्या पाए जाते हैं, माइक्रोबिलाई। बिलाई के ऊपर क्या उपस्थित है, माइक्रोबिलाई। तो एक तो क्रैकरिंग के बलन, उसके ऊपर उपस्थित बिलाई और उनके ऊपर उपस्थित माइक्रोबिलाई, इन सब संरचनाओं के कारण छोटी आंत का जो अवशोषण करने वाला क्षेत्रफल है वह कई गुना बढ़ जाता है। लगभग 600 गुना क्षेत्रफल छोटी आंत का अवशोषित करने वाला क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इसलिए ये क्रैकरिंग के बलन म्यूकोसा और सब म्यूकोसा जो परत है उसके अंदर पाए जा रहे हैं। अब बलन को हमको पता है, बलन क्या होते हैं पहले ही पढ़ चुके हैं, गोलाकार बलन जो है जो म्यूकोसा सब म्यूकोसा में उपस्थित है। नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक पढ़ना है वो कौन सा है, बिलाई। बिलाई स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, बिलाई, बिली भी बोल सकते हैं इन्हें, प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है, बिली के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, बिली भी इन्हें कहा जाता है। तो बिलाई, सबसे पहला तो इनका आकार याद रखना है। बिलाई का जो आकार है 0.5 से 1 mm की ये संरचना है, यानी 0.5 से 1 मिलीमीटर की ये बिलाई स्ट्रक्चर होती है, या बिलाई जो संरचना उसकी लंबाई 0.5 से 1 mm होगी, 1 मिलीमीटर होगी। सेकंड, होती क्या है बिलाई, जो म्यूकोसा परत है, जैसे म्यूकोसा वाली लेयर है तो म्यूकोसा वाली लेयर इस तरह से उंगली के समान उभार बना लेती है। तो ये जो उंगली के समान उभार दिखाई दे रहे हैं, इन उभारों को ही क्या बोला जाता है, बिलाई के नाम से जाना जाता है। तो म्यूकोसा परत के उभार होते हैं, म्यूकोसा परत के जो उभार हैं, बाहर की तरफ निकले हुए जो भाग है, उंगली के समान जो संरचनाएं निकली हुई है, उन्हें बिलाई के नाम से जाना जाता है। तीसरा, इन बिलाई के अंदर विशेष कोशिकाएं उपस्थित है जिन्हें गॉबलेट सेल कहते हैं। इन बिलाई में जो कोशिकाएं उपस्थित होंगी उन्हें कौन सी कोशिका के नाम से जाना जाता है, गॉबलेट सेल्स के नाम से। और गॉबलेट सेल्स जो है या गॉबलेट कोशिकाएं जो हैं उनके द्वारा म्यूकस का सिक्रेशन किया जाता है। गॉबलेट सेल जो है उनका काम क्या है, म्यूकस या श्लेष्मा का स्रवण करना। ये कोशिकाएं म्यूकस या श्लेष्मा को स्रावित करती है। चौथा, बिलाई की आकृति ड्यूडोनम वाले भाग के अंदर अलग होगी, जेजुनम वाले पार्ट में अलग होगी और इलियम वाले पार्ट में अलग होगी। जैसे ड्यूडोनम वाला जो पार्ट है उसमें बिलाई जो है वो किसके समान पाई जाती है, पत्ती के समान। ड्यूडोनम वाले पार्ट के अंदर बिलाई कैसी होगी, पत्ती के समान, इस तरह की बिलाई होगी ड्यूडोनम वाले पार्ट के अंदर। ड्यूडोनम वाले पार्ट में ऐसी होगी। जेजुनम वाला जो पार्ट है इसमें बिलाई किसके समान होती है, जीभ के समान, ऐसी जीभ के समान किस पार्ट में होती है, जेजुनम वाले पार्ट में। इलियम वाला जो पार्ट है इसके अंदर बिलाई कैसी होती है, अंगुली के समान। तो इलियम वाले पार्ट के अंदर जो बिलाई है वो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो तीनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस इसमें पाया जाता है। ड्यूडोनम में जो ये बिलाई है पत्ती के समान आकृति की होगी, जेजुनम वाले पार्ट के अंदर किसके समान होगी, जीभ के समान आकृति की होगी, और इलियम वाला जो पार्ट है उसमें इसकी आकृति कैसी होती है, अंगुली के समान आकृति की बिलाई संरचना पाई जाएगी। इस बिलाई के अंदर, बिलाई जो संरचना है इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा, जैसे ही हमने एक बिलाई बनाई। अब इस बिलाई स्ट्रक्चर के अंदर एक तो रक्त नलिकाएं प्रेजेंट होंगी, इस तरह की जो ब्लड वेसल्स हैं। ये कौन सी स्ट्रक्चर है,
रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स या हिंदी में बोला जाता है रक्त वाहिका उपस्थित होगी, जिससे जो अवशोषण होगा उसको ब्लड के अंदर डाला जा सके। एक इसके अलावा इसमें लैक्टियल वाहिका भी प्रेजेंट होती है, लसिका वाहिका जिसे बोला जाता है, लैक्टियल वाहिका भी इसके अंदर प्रेजेंट होगी बिलाई नामक स्ट्रक्चर में। तो इसमें अंदर की ओर ब्लड वेसल्स पाई जाती है, लैक्टियल वेसल पाई जाती है, रक्त वाहिका मिलेगी, लैक्टियल वाहिका मिलेगी। ये तो अवशोषण के अंदर सहायक होगी, और लैक्टियल वाहिका जो है वो वसा के पाचन में सहायक होती है। वसा का जो पाचन है उसके अंदर ये लैक्टियल वाहिका सहायक होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है अंदर, इसमें रक्त वाहिका भी उपस्थित है और लैक्टियल वाहिका भी इसके अंदर उपस्थित है। और बिलाई के कारण जो छोटी आंत है उसका जो क्षेत्रफल है, अवशोषण क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाता है बिलाई संरचना के कारण? 10 गुना अधिक अवशोषण क्षेत्रफल इसका हो जाता है। 10 गुना अधिक इसका अवशोषण क्षेत्रफल हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन का जो एरिया है वो 10 गुना अधिक हो जाएगा। इसके बाद बिलाई स्ट्रक्चर के ऊपर भी ये जो संरचना दिख रही है इसके ऊपर इस तरह से ब्रश बॉर्डर, जैसे जो ब्रश होती है उसमें जो तंतु निकले रहते हैं उस तरह की ब्रश बॉर्डर स्ट्रक्चर पाई जाती है। इन संरचनाओं को माइक्रोबिलाई कहते हैं। ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं इन संरचनाओं को किस नाम से जाना जाता है? माइक्रोबिलाई। हिंदी में इन्हें हम सूक्ष्मांकुर कह सकते हैं। तो माइक्रोबिलाई संरचना, बिलाई के ऊपर क्या पाई जा रही है? माइक्रोबिलाई प्रेजेंट है। और माइक्रोबिलाई की उपस्थिति के कारण जो पूरा क्षेत्रफल है छोटी आंत का, जो अवशोषण क्षेत्रफल है वो लगभग 600 गुना अधिक हो जाता है। यानी यह छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्रफल को कितने गुना अधिक कर देते हैं? माइक्रोबिलाई जो स्ट्रक्चर पाई जा रही है, ये माइक्रोबिलाई संरचना छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्रफल को 600 गुना अधिक बढ़ा देते हैं। तो बिलाई स्ट्रक्चर तक और माइक्रोबिलाई तक आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया है। बिलाई सिंपल सा एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। बिलाई आकार 0.5 से 1 mm होगा। म्यूकोसा परत, जैसे म्यूकोसा लेयर है ये ऊपर की तरफ उभरेगी, तो इनके ऊपर की तरफ उभरने से किसका निर्माण होता है? इस बिलाई स्ट्रक्चर का। गॉबलेट सेल मिलती है इनके अंदर जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है। ड्यूडोनम में ये पत्ती के समान होगी, जेजुनम में ये बिलाई जीभ के समान होगी, इलियम में किसके समान होगी? अंगुली के समान। बिलाई के अंदर रक्त वाहिका भी प्रेजेंट होती है और लसिका वाहिका, लैक्टियल जिसे बोला जाता है, वो प्रेजेंट होगी। बिलाई के कारण जो छोटी आंत है उसका अवशोषण क्षेत्रफल 10 गुना अधिक हो जाता है। इन बिलाई के ऊपर भी ब्रश के बॉर्डर के समान ब्रश बॉर्डर प्रकार की संरचना मिलती है जिन्हें माइक्रोबिलाई कहते हैं। और माइक्रोबिलाई की उपस्थिति के कारण छोटी आंत का जो अवशोषण क्षेत्रफल है वो 600 गुना अधिक हो जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने माइक्रोबिलाई तक का स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन बिलाई में भी नीचे कुछ उभार पाए जाते हैं, नीचे की तरफ कुछ इन्वेजिनेशन होंगे, उनकी हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।